कॉमर्स के तकनीकी परीक्षाओं या प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका अर्थशास्त्र माना जाता है। और अर्थशास्त्र विषय के मांग का जो नियम चैप्टर है या मांग जिसे कहा जाता है वो बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ऐसा कोई प्रतियोगिता परीक्षा कॉमर्स वर्ग से संबंधित नहीं है जिसमें आपके मांग के नियम से प्रश्न न पूछा जाते हो। तो मांग के चैप्टर से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पहला प्रश्न यहां से पुटअप किया जाता है कि मांग के तत्व। तो मांग के जो तत्व हैं उस मांग के तत्व में आपका होता है आवश्यक। ध्यान दीजिए, मांग के तत्व का जो आपका आवश्यक होता है, आवश्यकता होती है, वो आपका आवश्यकता होती है। और दूसरा आपका होता है इच्छा और क्रय करने की शक्ति। आवश्यकता, इच्छा और क्रय करने की शक्ति, ये तीन चीज मांग के तत्व का सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद आता है मांग का नियम। मांग का नियम जो होता है कहता है अन्य बातें समान रहने पे, ध्यान दीजिएगा, अन्य बातें समान रहने पे मांग, वस्तु की मांग और उसके मूल्य के बीच हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो मांग के नियम से जब प्रश्न आते हैं तो पूछते हैं, तो आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे वो ऐसे बन सकते हैं कि मांग की, वस्तु की मात्रा और मूल्य के बीच कैसा संबंध पाया जाता है। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दो, या तो पूछेगा मांग का नियम क्या व्यक्त करता है। तो मांग का नियम हमेशा व्यक्त करता है आपका क्या, वस्तु की मात्रा एवं मूल्य के बीच संबंध। फिर मांग का नियम गुणात्मक होता है कि मात्रात्मक। तो मांग का नियम आपका होता है गुणात्मक। ध्यान दीजिएगा, मांग का नियम हमेशा गुणात्मक होता है। ये आपका सेकंड। अगली पॉइंट, मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं और नीचे झुका हुआ होता है। फिर मांग के नियम के लागू होने के कारण, तो मांग का नियम लागू होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो एच गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है एच गोसेन का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, तो आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। फिर पूछेगा आपका क्या, मांग की वस्तु और मूल्य, वस्तु की मात्रा मूल्य के बीच कैसा संबंध है। तो हमेशा विपरीत संबंध होता है। इस विपरीत संबंध को कभी विपरीत न पूछे, कभी कभी ऋणात्मक या धनात्मक की बात आती है तो ध्यान दे, तो ऋणात्मक संबंध होता है। अब आते हैं मांग के निर्धारण के तत्व। तो मांग के निर्धारण में तत्व जो होते हैं वो वस्तु की कीमत होती है, उसकी उत्पाद की इच्छा स्तर, उत्पाद की इच्छा स्तर मतलब ग्राहक की इच्छा क्या है, ग्राहक की आय क्या है, वह संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तु में दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं आती हैं और पूरक वस्तुएं आती हैं। ध्यान दीजिए, तो ये सब मांग के निर्धारण करते हैं। मांग का निर्धारण मतलब मांग कितनी मांग होगी इस बात को निर्धारण करते हैं वस्तु की कीमत, उत्पाद की इच्छा, ग्राहक की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, यानी स्थापना वस्तु और पूरक वस्तु। स्थापना वस्तु, स्थानापन्न जो वस्तु होती है, स्थानापन्न वस्तु वो होती है जो एक की जगह दूसरा प्रयोग किया जा सके, जैसे चाय और कॉफी। ध्यान दीजिएगा, चाय और कॉफी ये आपके स्थानापन्न वस्तु हैं। ठीक है, और जो कि आपका पेन और स्याही ये आपके पूरक वस्तुएं हैं। पेन और स्याही पूरक वस्तु। ध्यान दीजिए, यहां पर चीनी और गुड़ स्थानापन्न वस्तुएं हैं। चीनी, चाय जो एक दूसरे पर निर्भर हैं वो पूरक वस्तुएं होती हैं। तो अगर कभी पूरक वस्तुओं को दूसरा नाम होता संयुक्त वस्तु या संयुक्त मांग, किन वस्तुओं को होता है जो एक साथ दूसरे की मांग होती है। तो पेन और स्याही हमेशा एक साथ मांग होती है, इसलिए इसे संयुक्त मांग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपके आते हैं मांग वक्र का ढला ऋणात्मक क्यों होता है। तो उसमें पहले ही आपको बता देंगे एच गोसेन का जो प्रथम नियम था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, फिर कीमत का प्रभाव पड़ता है, आय प्रभाव, प्रतिस्थापना प्रभाव, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, ग्राहक और क्रेताओं की संख्या में कमी या वृद्धि, ये सब मांग वक्र के ढाल ऋणात्मक क्यों होते हैं उसके कारण है। प्रश्न में पूछा जाता है कि मांग वक्र के ऋणात्मक होने के क्या कारण है, तो ध्यान दीजिए। फिर मांग के नियम की मान्यताएं, प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। तो ग्राहक की आय स्थिर होनी चाहिए, रुचि और स्वभाव स्थिर होने, संबंधित वस्तुओं का मूल्य स्थिर होना चाहिए, संबंधित वस्तु में वही वस्तु स्थानापन्न और पूरक, और फिर आपका प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तु होते हैं उसका मूल्य स्थिर होनी चाहिए, प्राकृतिक आपदा कोई नहीं होनी चाहिए कि भविष्य में
दाम बढ़ने और घटने की संभावना हो, रीति रिवाज या संस्कृति में परिवर्तन नहीं होना, जैसे पूर्वोत्तर चला आ रहा है आज भी वैसा ही हो, क्रेताओं की संख्या स्थिर होनी चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता स्थिर होनी चाहिए, जैसे पहले वस्तु मिल रही थी आज भी वस्तु उसी प्रकार मिलनी चाहिए। मांग के नियम का अपवाद, जहां मांग का नियम लागू नहीं होते हैं तो मांग का नियम गिफेन का विरोधाभास होता है, वहां नहीं लागू होता। अनिवार्य वस्तु पर लागू नहीं होता, फैशन वस्तु पर लागू नहीं होता, प्रतिष्ठा वस्तुएं या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। मांग के नियम के प्रतिपादन कौन किया? प्रोफेसर मार्शल हैं। अगर ये बातें इतनी याद रहे तो आपके मांग से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आएगा, आप कर लेंगे, केवल मांग का नियम से संबंधित। अब मांग की लोच के प्रश्न कल आपको बताए जाएंगे।